गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि हमारे आज के एडिटोरियल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी हैं, क्या नए वर्ड्स हैं, क्या लैंग्वेज है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है जो हमारे दिमाग में हमारा एडिटोरियल इंड्यूस करेगा, यानी कि एक आइडिया, एक सोचने का नज़रिया और कुछ इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू, आई आस्क यू कि आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्या करिए, हमारे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वोकैब 24 के एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। दोनों चीज़ों को एक्सेस कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मैं आज ये भी करूँगी कि टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि लिंक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो वो भी दिक्कत आपकी नहीं होगी, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सेशंस आपको तुरंत मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ता है जैसा कि यूट्यूब में आकर करना पड़ता है। दो द वीडियो विल ओपन इन यूट्यूब ओनली, बट यू विल गेट द लिंक डायरेक्टली देयर। तो शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है। बट बिफोर वी बिगिन क्या करते हैं, एक थॉट फॉर द डे ले लेते हैं और शुरू करते हैं अपने दिन को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और गुड एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या कह रही है हमारी थॉट। द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पज़। जीवन का उद्देश्य क्या है कि वो एक उद्देश्य भरा जीवन जिए। और यहाँ पे पर्पस का थोड़ा सा मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिव था, कोई उद्देश्य था, या फिर आपने ऐसा कोई काम किया कि जो कि बेनिफिशियल था। तो इस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं तो यही आपकी ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए। और क्या करना है आपको, इसी तरह से अपनी पढ़ाई करनी है और अपने पर्पस को अटेन करना है, फुलफ़िल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे टाइटल का, एडिटोरियल का टाइटल क्या है। The title is saying time to shift focus to maritime sphere. India's obsession with continental strategies has yielded unflattering results. No secure borders or deterrence stability. चलिए देखते हैं। टाइम टू शिफ्ट फोकस, अब समय आ चुका है कि अपने फोकस को, ध्यान को शिफ्ट किया जाए किसकी तरफ, मेरीटाइम स्फेयर की तरफ। स्फेयर हमारे, इसको ऐसे आप समझते हैं अगर, तो स्फेयर जो चारों तरफ का इलाका है उसको कह सकते हैं। और स्फेयर कभी कभी हम डायरेक्शन को भी बोल देते हैं कि उस स्फेयर में भी देखिए, उस क्षेत्र में भी जाकर देखिए, उस इलाके में भी देखिए। तो क्या कह रहा है कि अब समय हो चुका है किस चीज़ का, कि मेरीटाइम स्फेयर में, मेरीटाइम के क्षेत्र में देखा जाए। अच्छा, मेरीटाइम क्या है? नेवी, उसको क्या बोलते हैं, मेरीटाइम बोलते हैं ना। तो क्या है, अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम नेवी की तरफ मुड़कर देखें। आगे बोल रहा है इंडियाज़ ऑब्सेशन विद कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजीज़। इंडिया का जो एक ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन क्या है कि इंडिया जो है उस जुनून पे एक सवार रहती है या क्रेजी रहती है, किस चीज़ के लिए, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के लिए। यानी कि इंडिया दूसरी चीज़ों के बारे में सोचती ही नहीं है और वो ऑब्सेस्ड है, पूरी तरह से वैचारिक रूप से प्रभावित है। ऑब्सेशन को आप वैचारिक रूप से प्रभावित होना भी समझ सकते हैं। बोल रहा है कि इंडियाज़ ऑब्सेशन, यानी कि भारत का जो ऑब्सेशन है, वैचारिक रूप से इतना गहरा प्रभाव है कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी को लेकर, हैज़ यील्डेड, उसने कुछ नहीं दिया है, हैज़ यील्डेड, उसने दिया है, क्या दिया है, अनफ्लैटरिंग रिजल्ट्स, यानी कि उसने कोई ऐसे रिजल्ट्स, परिणाम हमारे सामने नहीं रखे हैं जो कि अच्छे हों या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हों। अनफ्लैटरिंग की बात कर रहा है, जैसे फ्लैटर आप किसी को करते हैं तो क्या करते हैं, उसका मान मनोहार करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, अपनी बात में बटरिंग करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अनफ्लैटरिंग की बात कर रहा है तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट चलेगा, यानी कि सब चीज़ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, या उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहे हैं। तो बोल रहा है कि इंडिया का जो ऑब्सेशन रहा है कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजीज़ को लेकर, वो अनफ्लैटरिंग रिजल्ट्स उसने दिए हैं। नो सिक्योर बॉर्डर्स, जिस आगे ये बात कह रहा है, देखिए एम डैश लगा हुआ है ना, उसी बात को कंटिन्यू करता है। नो सिक्योर बॉर्डर्स, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और या फिर डिटरेंस स्टेबिलिटी, डिटरेंस का मतलब होता है कोई एक ऐसी स्टेबिलिटी कि जिसके बाद कि कोई उसको छेड़ नहीं सकता है। जैसे कि अमेरिका है, मान लीजिए अमेरिका कितना मजबूत देश है, हम लोग देखकर भी सोचते हैं कि अमेरिका काफ़ी मजबूत है। कोई ऐसा सोच सकता है कि जाकर अमेरिका की उसमें टेरिटरी में अटैक कर दे। अगर कोई अमेरिका की टेरिटरी में अटैक करता है तो उसका हाल उसामा बिन लादेन जैसा ही हो जाता है। तो उसकी ये एक इमेज है, डिटरेंस स्टेबिलिटी है उसके अंदर, कि आप मेरी स्टेबिलिटी के अंदर दखल अंदाजी, छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया
इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी को लेकर अप्रोच रहा है, ऑब्सेशन रहा है, उसकी वजह से हमें कुछ नहीं मिला है, हमें किसी भी तरह के अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं, ना ही हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारी सीमाएं हैं वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं, और ना ही हम बिल्कुल स्टेबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी की यानी डिटरेंस स्टेबिलिटी यानी कि आप अंदर कोई दखल नहीं दे सकते हैं, हम बिल्कुल फिट हैं, फाइन हैं, अब आपकी जो है उसमें इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हो पाया है। बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको ये बता देती हूँ कि कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी क्या होती है। डिटेल में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट मोटा मोटा ये होता है कि कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है, हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक विद्वान हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी दी है कि जो हम लोग हैं, इंसान है, वो लैंड पर रहता है, तो इंसान की ज़रूरत है कि वो अपने लैंड को सिक्योर करके चले, ना कि वो पानी पर रहता है इसलिए पानी के ऊपर ध्यान दे। तो क्या बात होती है कि अगर ये जो इसको, इस स्ट्रेटजी को, इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल थ्योरी कहते हैं, तो ये जो थ्योरी है इससे इंडिया ऑब्सेस्ड रहा है। ऑब्सेस्ड मतलब कि इंडिया इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा मानता है कि हाँ, हमें अपने लैंड को जो है सुरक्षित करके चलना चाहिए, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी यानी कि ये कि हमें लैंड के ऊपर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि हम वाटर सरफेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। इस स्ट्रेटजी ने भारत को अब तक तो कुछ नहीं दिया है, और इसी स्ट्रेटजी के रिवर्स में जाकर अगर आप देखिए तो बोल रहा है कि टाइम टू फोकस द मैरीटाइम स्फीयर, कि अब समय आ चुका है कि हम पानी की तरफ ध्यान दें, यानी कि समुद्र की तरफ ध्यान दें, उधर की तरफ अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिश करें। अब एक और बात है, जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, ऐसे कुछ देश हैं जो कि चारों तरफ मान लीजिए लैंड से घिरे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी जो है उनके लिए पूरी तरह से अप्लाई हो सकती है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनकी इधर उधर तो पानी है नहीं, वो क्या करेंगे। अब जैसे हमारा भूटान है तो लैंड लॉक्ड है ना, हर तरफ से उसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, तो वो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी को पूरी तरह से अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो ऐसे देश होते हैं, जैसे हमारा देश है, डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ की, उधर पानी है और उधर क्या है, लैंड है, तो हमारे जैसे देश जो है वो पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी पे। हमें ज़रूरत होती है कि हम वाटर स्फीयर पे भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और हमें ये भी ज़रूरत है कि हम लैंड स्फीयर में भी अपनी स्टेबिलिटी को सिक्योर कर पाएँ। लेकिन इंडिया हमेशा ये करता रहा है कि वो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी से ऑब्सेस्ड होकर केवल उधर की तरफ, लैंड की तरफ, यानी कि नॉर्थ और इधर पूरा हमारा जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ, गुजरात की तरफ पूरा फैला हुआ है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है बजाय इसके कि वो पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। क्योंकि हमें श्रीलंका से कोई खतरा नहीं है तो इंडिया कुछ करता ही नहीं है, और उधर फिर वास्ट सी है तो कोई ऐसे देश नहीं है जो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, ऐसा इंडिया मानकर चलता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई अटैक नहीं करेगा वाटर से। तो बोल रहा है कि अब समय आ चुका है कि हम क्या करें, मैरीटाइम स्फीयर की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के चलते हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ लैंड के ऊपर ध्यान दिया है, तो उससे तो हमें कुछ नहीं मिला है, ना कि कोई अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ना ही हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो पाए हैं, और ना ही जो हमारी स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो पाई है। तो टाइम है कि अब वाटर की तरफ ध्यान दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आई गेस कवर कर रही होंगी, मैं यहाँ पे हट जाती हूँ, आप वर्ड्स को जो है देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, for a country that has been traditionally obsessed with a continental approach to war and peace, India's continental grand strategy is facing an existential crisis today. Given that reconciliation with its key adversaries, China and Pakistan, is unlikely at this point, and pursuing its ambitious territorial claims on the ground is almost impossible. New Delhi's continental option seems restricted to holding operations to prevent further territorial loss. Put differently, New Delhi's grand strategic plan in the continental space may have reached a dead end. देख लेते हैं क्या बोल रहा है। The country, for a country that has been traditionally obsessed, एक ऐसा देश जो ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत रूप से या हमेशा ही ऑब्सेस्ड रहा है, वैचारिक रूप से प्रभावित रहा है, विद अ कॉन्टिनेंटल अप्रोच। किस अप्रोच से? कॉन्टिनेंटल अप्रोच से। कॉन्टिनेंटल अप्रोच मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, टू वॉर, युद्ध को लेकर कॉन्टिनेंटल अप्रोच से हमेशा ही बुरी तरह से वैचारिक रूप से प्रभावित रहा है, वॉर एंड पीस के लिए। इंडियाज़ कॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्ट्रेटजी, इंडिया की जो ये महान, यहाँ पे ग्रैंड का इस्तेमाल बड़े की बजाय महान से किया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ आपके तो बड़े महान विचार हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सरकाज़म इन्होंने डाला है, क्योंकि इंडिया की कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी को अगर ये महान कह रहे हैं तो उसकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ये महान भी कह रहे हैं, बुराई भी कह रहे हैं, तो सरकाज़म कर रहे हैं। बोल रहा है इंडियाज़ कॉन्टिनेंटल
कॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्ट्रेटजी, भारत की जो कॉन्टिनेंटल महान स्ट्रेटजी है, नीति है, इज फेसिंग, वो सामना कर रही है एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टुडे, वो एक इस तरह के अभाव का, दिक्कत का, प्रॉब्लम का सामना कर रही है जिससे कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। फिर बोल रहा है गिवन दैट रिकन्सिलिएशन विद इट्स की एडवर्सरीज, आगे बोल रहा है गिवन दैट, ये भी देख लीजिए कि रिकन्सिलिएशन यानी कि क्या कर रहा है, वो सुलह करने की कोशिश कर रहा है या शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो गिवन दैट रिकन्सिलिएशन किसके साथ शांति स्थापित करेगा, विद इट्स की एडवर्सरीज, अपने खास मुख्य, की मैंने बताया है मुख्य की तरह आता है, अपने मुख्य दुश्मनों के साथ। एडवर्सरीज यहाँ पे प्रॉब्लम की, दिक्कतों के साथ नहीं है, दुश्मनों के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे लिखा है ना विरोधी, लेकिन कई बार क्या होता है एडवर्सरीज हम जो है प्रॉब्लम के सेंस में भी देखते हैं, दैट आई एम फेसिंग सो मेनी एडवर्सरीज दीज डेज, यानी कि मैं बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे विरोधी के सेंस में है। क्या बोल रहा है कि उसका रिकन्सिलिएशन यानी सुलह स्थापित करना किसके साथ, उसके मुख्य दुश्मनों के साथ। और वो कौन है मुख्य दुश्मन, देखिए यहाँ कॉमा लगाया है, फिर बात कर रहा है चाइना एंड पाकिस्तान, यानी कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है, चाइना और पाकिस्तान है। अब देखिए यहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान, आप सोचेंगे कि दो वर्ड्स हैं तो प्लूरल है, फिर इज क्यों लगाया है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन को कंटिन्यू करके लाइए। अब रिकन्सिलिएशन के लिए बात कर रहा है, बोल रहा है कि is unlikely at this point and pursuing its ambitious territorial claim on the ground is almost impossible, यानी कि उसका जो reconciliation है वो एक तरह से असंभव दिख रहा है, असंभव लग रहा है उसके लिए इस reconciliation का at this point, इस समय, and pursuing its ambitions और क्या कर पाए, वो परसू कर पाए, इस चीज़ को आगे बढ़ा पाए, किस चीज़ को, अपने एम्बिशियस यानी कि अपने महत्वाकांक्षी टेरिटोरियल क्लेम को। टेरिटोरियल मतलब कि हमारी जो सीमाएं हैं, क्लेम मतलब जो दावे हैं, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े दावे हैं अपनी सीमाओं को लेकर, मुश्किल ही है कि हम उनको परसू कर पाएँ, यानी कि उनको जीवित रख पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ। फिर क्या कह रहा है, ऑन द ग्राउंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इन सीमाओं की कहाँ पे बात कर रहा है, टेरिटोरियल क्लेम्स की, ग्राउंड के ऊपर, यानी कि जो हमारी थल सीमा है उसकी बात है। वो कह रहा है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही है, वो क्या लग रहा है, लगभग नामुमकिन लग रही है। चलिए ऊपर से कवर कर लेते हैं पूरा फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। फॉर अ कंट्री दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली ऑब्सेस्ड विद अ कॉन्टिनेंटल अप्रोच टू वॉर एंड पीस, एक ऐसा देश जो परंपरागत रूप से ऑब्सेस्ड रहा है, वैचारिक रूप से प्रभावित रहा है कॉन्टिनेंटल अप्रोच को लेकर और वॉर और पीस के कॉन्टिनेंटल अप्रोच को लेकर। इंडियाज कॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्ट्रेटजी इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टुडे, भारत की जो कॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्ट्रेटजी है वो क्या कर रही है, फेस कर रही है इस समय एग्जिस्टेंस क्राइसिस को। टुडे की बात कर रहा है आज। गिवन दैट, ये कहा जाता है कि जिस तरह से वो रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं अपने मुख्य विरोधियों के साथ जो कि चाइना और पाकिस्तान है, वो रिकन्सिलिएशन लगभग ऐसा लग रहा है कि इस समय क्या है, नामुमकिन है कि वो हो पाए। और क्या है उनका रिकन्सिलिएशन, कि वो जो अपनी महत्वाकांक्षा है अपनी सीमाओं को लेकर, उनके दावों को क्या कर पाए, पूरा कर पाए, ये इस समय लगभग नामुमकिन लग रहा है। और वो सीमा को लेकर जो दावे कर रहा है वो कौन सी सीमा है, ग्राउंड यानी कि थल सीमा को लेकर वो जो दावे कर रहा है, मुश्किल ही है कि वो उनको इस समय पूरा कर पाए। फिर देखते हैं, न्यू दिल्लीज कॉन्टिनेंटल ऑप्शन सीम रेस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग ऑपरेशंस। न्यू दिल्ली यानी कि फिर राजधानी की बात कर रहा है, तो फिर से गवर्नमेंट की बात कर रहा है। बोल रहा है कि न्यू दिल्ली के जो कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस हैं, एशिया, कॉन्टिनेंटल को जो है एशिया के लिए भी बोला जाता है। बोल रहा है कि जो न्यू दिल्ली के कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस हैं सीम रेस्ट्रिक्टेड, वो लगता है कि पूरी तरह से बंधे हुए हैं टू होल्डिंग ऑपरेशंस टू प्रिवेंट फर्दर टेरिटोरियल लॉसेस। और वो क्या कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह के ऐसे ऑपरेशन को जो है चला पाएँ जिससे कि वो प्रिवेंट कर पाएँ, बचा पाएँ किसी और तरह के, यानी कि आगे होने वाले सीमा को लेकर किए गए उनको लॉसेस को, क्षतियों को, हानियों को। तो क्या बोल रहा है कि पहले तो उन्होंने ये बोला कि मुश्किल ही है कि वो इस पॉलिसी के साथ अपने की एडवर्सरीज के साथ टैकल कर पाए, और अभी कह रहा है कि जो न्यू दिल्ली का कॉन्टिनेंटल ऑप्शन है वो सीम रेस्ट्रिक्टेड, वो लगता है कि बुरी तरह से बंधा हुआ है, सीमित हो गया है, या फिर अनसक्सेसफुल लगता है कि वो होल्ड कर पाएगा, आगे चला पाएगा उस तरह के ऑपरेशंस को जो कि प्रिवेंट करेंगे, बचा पाएंगे किसी भी तरह के आगे होने वाले सीमा के हानि को।
फिर बोल रहा है पुट डिफरेंटली, अगर दूसरी तरह से देखा जाए, न्यू दिल्लीज ग्रैंड स्ट्रेटेजिक प्लान इन द कॉन्टिनेंटल स्पेस में हैव रीच्ड अ डेड एंड। अगर दूसरी तरह से मैं इस बात को कहूँ तो ये है कि न्यू दिल्ली का जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक प्लान है इन द कॉन्टिनेंटल स्पेस, वो क्या है, बुरी तरह से पहुँच चुका है कहाँ पर, एक ऐसे एंड पर जहाँ की उसको किसी और चीज़ का वो नहीं मिल रहा है, कोई और ऑप्शन या कोई और हल सॉल्यूशन नहीं नज़र आएगा। आई गेस कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें पैसेज में लिखी हुई थी, बट आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्या कह रहा है। बोल रहा है कि जो भारत का ट्रेडिशनली चलने वाला एक ऑब्सेशन है कॉन्टिनेंटल अप्रोच को लेकर, और किस लिए कॉन्टिनेंटल अप्रोच की बात कर रहा है, वॉर एंड पीस के लिए। वो क्या कह रहा है, इस समय एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है, और वो बोल रहा है कि अगर इस बात को देखें कि इंडिया जो है इस अप्रोच को लेकर अपनी की एडवर्सरीज को टैकल कर पाएगा, उनको समझा पाएगा कि अपने हमारे जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं आप उनको हमें स्थापित करने दीजिए, तो ये हमको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर बोल रहा है न्यू दिल्ली का जो कॉन्टिनेंटल ऑप्शन है वो हमें रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है, बाउंडेड लग रहा है, यानी कि बहुत सक्सेसफुल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है कि वो इस तरह के कोई ऑपरेशंस काम या स्टेप उठा पाएगा जिससे कि वो प्रिवेंट कर पाए, बचा पाए आगे होने वाले हमारे सीमा की हानियों को। अगर मैं इस बात को दूसरी तरह से कहूँ तो न्यू दिल्ली जो है उसकी ग्रैंड स्ट्रेटजी प्लान जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, एक डेड एंड पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से कि आगे उसको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी, द करेंट स्टेट ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजीज इज हार्डली फ्लैटरिंग। जो भारत की वर्तमान स्थिति है, करंट स्टेट की बात कर रहा है भारत की जो वर्तमान स्थिति है कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के सेंस में, इज हार्डली, वो शायद ही या बमुश्किल ही या बहुत ही मुश्किल से फ्लैटरिंग है। फ्लैटरिंग का मतलब है कन्विंसिंग से यहाँ पर है, या मतलब कि वो हमें पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कन्विंस कर पा रही है, जो भारत की कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है वो हमें शायद ही या मुश्किल से ही या बिल्कुल ही नहीं कन्विंस कर पा रही है। चाइना हैज़ बिगन टू पुश द बाउंड्रीज विद इंडिया, चाइना ने शुरू कर दिया है। देखिए हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है बिगिन की। चाइना हैज़ बिगन टू पुश, चाइना ने शुरू कर दिया है पुश करना। पुश करने का मतलब है बढ़ाना, धकेलना। अगर कोई सीमा को धकेल रहा है तो मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है। चाइना हैज़ बिगन टू पुश द बाउंड्रीज, उसने सीमाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है विद इंडिया, इंडिया के साथ। क्वाइट लिटरली सो, और क्या है, ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसे कि आपने डिबेट्स देखी होंगी न्यूज़ में, उसमें क्या होता है, बोलते हैं नहीं नहीं किसी ने कोई कब्जा नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाइना ने बाउंड्रीज जो है वो अपनी पुश कर ली हैं। क्वाइट लिटरली सो, साफ तौर पर नज़र आता है कि चाइना ने बाउंड्री पुश कर ली हैं। एंड बीजिंग, और बीजिंग की अब बात कर रहा है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करेगा, क्योंकि उनकी राजधानी वो बीजिंग है, तो वहाँ पे उनकी सरकार का मुख्य ऑफिस होगा, यानी कि मेन ऑफिस, ऑफिशियल टेरिटरी उनकी बीजिंग होगी। बोल रहा है एंड बीजिंग इज़ नीदर कीन टू एंडिंग, और बीजिंग जो है वो ऐसा भी नहीं लगता है कि वो कीन है, यानी कि वो किसी भी तरह से इंटरेस्टेड है किस बात में, ऑन एंडिंग द ऑन गोइंग बॉर्डर स्टेलमेट, यानी कि वो ख़त्म करे जो जारी है, जो चल रहा है लगातार बॉर्डर स्टेलमेट, यानी कि सीमा पर जिस तरह का बॉर्डर स्टेलमेट गतिरोध या क्लैश चल रहा है, बीजिंग ऐसा भी नहीं लगता है कि वो इसको ख़त्म करने के मूड में है। नॉर, और फिर देखिए यहाँ पे नीदर लिखा तो नीदर के साथ नॉर आएगा ही, नॉर री इंस्टेटिंग द स्टेटस को, और ना ही वो इस बात पे तैयार है कि वो पुनर्स्थापित कर पाए स्टेटस को, यानी कि पुनर्स्थिति को पुनर्स्थापित कर पाए या बहाल कर पाए या रिलीज़ कर पाए, ये भी नहीं लग रहा है कि वो उसके लिए इंटरेस्टेड है विद इंडिया एज ऑफ मार्च 2020 बोल रहा है, और किसके साथ, इंडिया के साथ मार्च 2020 तक। देख लेते हैं फिर से क्या बोल रहा है। द करेंट स्टेटस ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी इज़ हार्डली फ्लैटरिंग, जो भारत की वर्तमान स्थिति है अपनी कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के चलते वो शायद ही हमें किसी तरह से कन्विंस कर पा रही है। चाइना हैज़ बिगन टू पुश द बाउंड्रीज, चाइना ने शुरू कर दिया है अपनी बाउंड्रीज को फैलाना, किसके साथ, इंडिया के साथ। क्वाइट लिटरली सो, जिसको कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। एंड बीजिंग, और बीजिंग इज़ नीदर, वो ना ही क्या है, कीन है, इंटरेस्टेड है किसी भी चीज़ की एंडिंग में। किस चीज़ की एंडिंग
ट्रेंडिंग में जो ऑनगोइंग बॉर्डर स्टेलमेट चल रहे हैं, जो हमारे लगातार हो रहे बॉर्डर को लेकर क्लैशेज हैं, गतिरोध है, ना ही वो उनको ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है और ना ही रीइंस्टेट करना चाह रहा है स्टेटस को रीइंस्टेट करने का मतलब है पुनर्स्थापित करना, बहाल करना। स्टेटस को का मतलब है यथास्थिति, जैसा कि प्री डिसाइडेड है उस तरह की स्थिति को ना ही वो बहाल करना चाह रहा है, ना ही किसी तरह के जो स्टेलमेट चल रहे हैं उनको ख़त्म करना चाह रहा है। और ये किसके सेंस में बात कर रहा है? भारत के साथ में। और ये स्टेलमेट कब से चल रहा है? एज ऑफ मार्च 2020, यानी कि मार्च 2020 से चल रहा है। किसी भी तरह के स्टेलमेट को वो ख़त्म करने के मूड में नहीं नज़र आ रहा है। The peaceful India-China line of actual control in Northeast is now a thing of the past. The peaceful यानी कि शांतिपूर्वक जो इंडिया चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, LAC थी, कहाँ पर थी? नॉर्थ ईस्ट में थी। इज़ नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब वो क्या है? एक भूत का यानी कि पास्ट का एक सब्जेक्ट या एक चीज़ बन चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ जो हमारी एक शांत LAC थी, वो अब क्या जो हो चुकी है? एक पुरानी बात हो चुकी है। विद चाइना पुशिंग बैक, जिससे कि क्या है, उसके साथ साथ चाइना जो है वो पुश कर रहा है। अच्छा, ये क्यों एक पास्ट की बात बन चुकी है? क्योंकि जो चाइना है वो पुश कर रहा है, पुश बैक न्यू दिल्लीज क्लेम, वो न्यू दिल्ली के क्लेम को, दावों को पुश बैक कर रहा है, यानी कि स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। और किस बारे में? ऑन अक्साई चीन, अक्साई चीन के बारे में जो न्यू दिल्ली दावे कर रहा है उसको वो पुश बैक कर रहा है, मानने से इनकार कर रहा है। एंड न्यू दिल्ली, और उसके साथ ही साथ जो न्यू दिल्ली डिफेंड कर रही है, अब डिफेंड करने का मतलब होता है सुरक्षा करना, साइड लेना, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट फ्रेम कर देगा अगेंस्ट लगाकर, यानी कि वो डिफेंड कर रही है, किसके खिलाफ डिफेंड कर रही है? बीजिंग के एक्सपेंसिव टेरिटोरियल क्लेम के साथ। और किसकी खिलाफत कर रही है न्यू दिल्ली? जो बीजिंग का एक्सपेंसिव टेरिटोरियल क्लेम है, यानी कि हर तरफ टेरिटरी को बढ़ाने वाला जो क्लेम है, दावा है, उसका क्या है? वो डिफेंड कर रही है, उसके खिलाफ डिफेंड कर रही है हमारी न्यू दिल्ली। फिर बोल रहा है एंड देयर स्लो बट एग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन। और किस बात का विरोध कर रही है? डिफेंडिंग अगेंस्ट क्या कर रही है? देयर स्लो, उनके धीरे धीरे चलने वाले लेकिन अग्रेसिव आक्रामक इम्प्लीमेंटेशन के साथ। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जिस तरह के वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, उसका क्या है? हमारी न्यू दिल्ली विरोध कर रही है। आगे बढ़ते हैं। China has crossed the red line with India and India's LAC with China is not going to be the same ever again. It is the beginning of a long, bitter winter in Himalayan borders between the two Asian giants. In the northwest, the Pakistan front has also been heating up. Ceasefire violations in the line of on the line of actual control have spiked since last year, as has the infiltration of territories across the LOC. With the change of the status of Jammu and Kashmir (JNK) by New Delhi in 2019. देख लेते हैं क्या बोल रहा है। चाइना हैज़ क्रॉस द रेड लाइन। चाइना ने क्या किया है? रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है। रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारी वहाँ पे LAC थी उसको चाइना ने क्रॉस कर लिया है, आगे बढ़ गया है उससे। किसके साथ रेड लाइन थी? भारत के साथ थी। एंड इंडियाज़ LAC विद चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम एवर अगेन। और जो हमारी LAC है चाइना के साथ, वो क्या है? इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम। अब वो कभी उस तरह की नहीं हो पाएगी, कभी भी, एवर अगेन, यानी कि अब फिर से कभी वैसी नहीं हो पाएगी जैसी कि पहले थी। चाइना क्या है? लगातार इंडिया की टेरिटरी में घुस रहा है और उसने कब्जा कर लिया है। और जो हमारी LAC की पुरानी स्टेट थी वो अब शायद कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। फिर बोल रहा है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग, ये शुरुआत है किस चीज़ की? अ लॉन्ग, एक बहुत ही बड़े, बिटर, बहुत ही तीखे, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, विंटर इन द हिमालयाज़। कहाँ पे? यानी कि अब ये शुरुआत हो चुकी है एक बहुत ही लंबे, तीखे या प्रॉब्लम से भरे हुए विंटर्स की। और कहाँ पर? हिमालयाज़ में। वहाँ पे हिमालयाज़ में तो विंटर ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है ना, सिर्फ 200 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि बहुत मुश्किल से हमारी सेना जो है वो एग्जीक्यूट कर पाती है। बाकी के जो 165 दिन होते हैं उनमें तो जद्दोजहद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। एक बार जो वहाँ चला गया वो शायद ही वापस आता है, ये सब लोग मान कर वहाँ जाते हैं। तो क्या है? इस तरह की बिटर विंटर की शुरुआत जो है हो चुकी है। और सिंस ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है तो लॉन्ग बोला है यहाँ पे। और कहाँ पे इस तरह के समय की शुरुआत हो चुकी है? हिमालयन बॉर्डर्स पे, यानी कि हमारे हिमालय पे जो हमारी सीमा है वहाँ पर एक बहुत ही बुरे सर्दियों के दिन की शुरुआत हो चुकी है जो कि लंबा चलता है।
और कहाँ पे, बिटवीन द टू एशियन जायंट्स। और इस तरह की जो बिटर शुरुआत है ये किसके बीच में है, टू जायंट्स हैं जो कि एशिया के हैं। जायंट्स का मतलब है विशाल देश, एशिया के दो सबसे विशाल देश भारत और चाइना ही है। तो क्या है, उनके बीच में क्लैशेस शुरू हो चुके हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है। फिर बोल रहा है इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। अगर आप हिमालय के नक्शे को पूरा ऊपर से देखें यानी कि कश्मीर वाला, तो इधर वाला जो हिस्सा आता है हमारा चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ, वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ है। और अगर आप इधर आके देखें तो वो नॉर्थ वेस्ट हो गया यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया। तो बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है, द पाकिस्तान फ्रंट यानी कि पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, जो पक्ष है, हैज़ ऑल्सो बीन हीटिंग अप। वो भी क्या है, उबल रहा है, वो भी बवाल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हीटिंग अप का मतलब है अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उबल रहा है, जिसको कहते हैं ना गुस्से में बिल्कुल उबल रहा है या प्रॉब्लम्स में बिल्कुल उबल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि हीटिंग अप, वो मैटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रहा है। सीज फायर वायलेशन, सीज फायर होता है, युद्ध विराम हो जाता है। आप ना हमारे ऊपर गोली चलाएंगे ना हम आपके ऊपर गोली चलाएंगे, बम्बार्डमेंट भी हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह के फायर्स एक दूसरे की तरफ नहीं किए जाएंगे। तो सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ एलओसी। एलओसी के ऊपर सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा है, हैव स्पाइक्ड, वो क्या है, बढ़ चुका है। जैसे लड़के क्या होते हैं, अपने बाल में स्पाइक बना लेते हैं, तो अपने बालों को ऐसे ऊंचा कर लेते हैं। अगर वो ऊंचा कर लेते हैं तो उनके बाल थोड़े से लंबे भी लगने लगते हैं और तीखे हो जाते हैं, यानी कि शार्प एजेस जो बन जाती हैं। तो शार्प एजेस अगर दिखा रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है वर्ड। तो कह रहा है हैव स्पाइक्ड, वो क्या है, बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है सिंस लास्ट ईयर। और कब से ये बढ़ गया है, पिछले साल से। एज हैज़ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेरिटरीज अक्रॉस द एलओसी, कि जैसे कि हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं यानी कि घुसपैठ हो रही हैं हमारी टेरिटरीज में, सीमाओं में, अक्रॉस द एलओसी। और कहाँ पर घुसपैठ को बोल रहा है, एलओसी के आसपास। यानी कि बोल रहा है कि जो पाकिस्तान है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, उसके साथ भी बवाल जो है हमारा वो उबल रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या है, ये चीज़ जो है बढ़ गई है, मतलब वायलेशन सीज फायर का बढ़ गया है। कब से बढ़ गया है, पिछले साल से। और उसी के साथ साथ हमने बहुत सारी घुसपैठों का सामना किया है, कहाँ पर, एलओसी पर। फिर बोल रहा है विद द चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये किस वजह से हो रहा है, विद द चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के स्टेटस में होने वाले बदलाव की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और किसके द्वारा वो किया गया था, न्यू दिल्ली द्वारा किया गया था। कब किया गया था, इन 2019 किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है एंड पाकिस्तान ऑल्टरिंग इट्स पॉलिटिकल मैप अ फ्यू मंथ्स अगो टू इंक्लूड ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द इंडिया पाकिस्तान कंटेस्टेशन ओवर कश्मीर हैज़ बीन फियर्सर। एंड पाकिस्तान, उसी के साथ साथ क्या बोल रहा है, जो पाकिस्तान है हमारा वो ऑल्टर कर रहा है, बदलाव कर रहा है। ऑल्टर वर्ड हम वोकैब वाले सेशन में देख चुके हैं कि अपनी मन मर्जी से आप किसी भी चीज़ को क्या करें, फिट बना लें, अपनी नीड को सूट करने के हिसाब से। अगर आप कोई कन्वर्जन कर रहे हैं तो ऑल्ट्रेशन आप कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं एंड पाकिस्तान ऑल्टरिंग, और पाकिस्तान जो है अपनी मन मर्जी चला रहा है, बदलाव कर रहा है, इट्स पॉलिटिकल मैप, उसके पॉलिटिकल मैप में। अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने बदलाव कर लिया अपने पॉलिटिकल मैप में। और क्या किया, टू इंक्लूड, और उसने इंक्लूड कर लिया पूरे ही जम्मू कश्मीर को। यानी कि उन्होंने एक मैप जो है, पॉलिटिकल मैप जारी किया है और उसमें उन्होंने पूरे ही पाकिस्तान को इंक्लूड कर लिया है। द इंडियन पाकिस्तान कंटेस्टेशन ओवर कश्मीर हैव बिकम फियर्सर। कंटेस्टेशन का मतलब है विरोधाभास, यानी कि जो हमारी जद्दोजहद चलती रहती है पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर, वो क्या हो चुकी है, बिकम फियर्सर, वो और ज़्यादा बुरी हो चुकी है, उसकी कंडीशन और बुरी हो चुकी है। फियर्सर का मतलब है और तीव्र हो चुकी है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द जियो पॉलिटिकल कोल्यूजन बिटवीन इस्लामाबाद एंड बीजिंग टू कंटेन द प्रेशर न्यू दिल्ली फ्रॉम बोथ साइड्स। अब क्या बोल रहा है, इक्वली इंपॉर्टेंट, साथ ये बहुत ही ज़रूरी है, या बिल्कुल बराबर तरीके से ज़रूरी है, इज़ द जियो पॉलिटिकल कोल्यूजन। और वो क्या है, जियो पॉलिटिकल, यानी कि जोग्राफिकल और पॉलिटिकल कोल्यूजन हो रहा है। कोल्यूजन का मतलब है मिली भगत है या एक साथ मिल गए हैं वो, बिटवीन, और किसके बीच में हो रहा है, इस्लामाबाद एंड बीजिंग के बीच में जो मिली भगत चल रही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और क्या है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो दोनों राजधानियों में, दोनों सरकारों में जो मिली भगत चल रही है, टू कंटेन एंड प्रेशर, जिससे कि वो इंडिया को दबा सके और उसके ऊपर दबाव बना सके, यानी कि इंडिया को सीमित कर सके और उसके ऊपर दबाव बना सके। न्यू दिल्ली फ्रॉम बोथ साइड्स, जो न्यू दिल्ली है हमारी सरकार है, उसको दोनों तरफ से सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का।
फिर बोल रहा है वाइल दिस इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेना, हालांकि ये क्या है, एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे साथ ये हमेशा होता रहता है। फेनोमेनन का मतलब होता है कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया इवेंट, कोई नया आइडिया, तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। द इंटेंसिटी ऑफ चाइना पाकिस्तान कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया टुडे इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्या बोल रहा है कि हमारे लिए हालांकि ये नई बात नहीं है, द इंटेंसिटी ऑफ चाइना, यानी कि जिस तीव्रता से, जो गंभीरता नज़र आ रही है किसके बीच में, चाइना और पाकिस्तान की कंटेनमेंट स्ट्रेटजी में। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी चाइना की होती है जिसमें कि वो अपने आप को, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी किसी की भी हो सकती है जिसमें कि वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर चलते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो कौन अपना रहा है, चाइना और पाकिस्तान अपना रहा है। किसके खिलाफ अपना रहा है, इंडिया के खिलाफ इस समय इज़ अनप्रेसिडेंटेड। वो क्या है, पहले कभी नहीं हुई है, वो भूतपूर्व नहीं है, यानी कि बोल रहा है कि हमारे लिए क्या है, ऐसा नया नहीं है कि हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोनों तरफ से, चाहे वो चाइना की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो। लेकिन वर्तमान में, टुडे लिखा है ना, इस समय जिस तरह से क्या हो रही हैं, उन दोनों की कॉल्यूशंस हो रहे हैं भारत के खिलाफ, वो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है, वो पहले कभी नहीं हुए हैं। फिर बोल रहा है द एक्सटेंट एंड इंटेंट बिहाइंड दिस कॉल्यूशन, द एक्सटेंट जितनी दूर तक ये जाएगा, और द इंटेंट, और जो इसकी भावना है, बिहाइंड इसके पीछे, इस कॉल्यूशन के पीछे, यानी कि जो एक मिली भगत चल रही है, इसकी भावना और इसका दायरा जो है, विल डिटरमाइन, वो इस बात को सुनिश्चित करेगा, द फ्यूचर ऑफ हाई स्टेक गेम इन द हिमालयाज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हिमालय में क्या हमारा भविष्य होगा आगे आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं। द चेंज ऑफ जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, आई सपोज आई एम कवरिंग, आई वॉज थिंकिंग आई एम नॉट कवरिंग द वर्ड। देख लेते हैं। द चेंज ऑफ द जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप इन अफगानिस्तान एंड द फ्रिक्शंस इन ईरान इंडिया रिएक्शंस विल फर्दर डैम्पन इंडियाज मिशन सेंट्रल एशिया। आई एम सो सॉरी। द चेंज ऑफ जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी जिस तरह से जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में, लैंडस्केप का मतलब है हमारे जो उसकी बात कर रहा है, जो हमारा सीमाएं हैं हमारी, उसको लेकर, लैंड को लेकर, वो क्या है, जियो पॉलिटिकल तरीके से, यानी कि जियोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी, राजनीतिक तरीके से भी और भौगोलिक तरीके से भी, जो हमारी लैंडस्केप है, कहाँ पर हमारी नहीं, सॉरी, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, द चेंज ऑफ जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, एंड द फ्रिक्शंस इन ईरान इंडिया रिलेशंस, और जिस तरह के फ्रिक्शंस चल रहे हैं, फ्रिक्शन का मतलब होता है आपसी टकराव चलना, किसी भी तरह की दिक्कत आना। जैसे फिजिक्स वाला फ्रिक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, दो फोर्स ऑपोजिटली काम करते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि इंडिया और भारत में जिस तरह के रिलेशंस चल रहे हैं, उनमें जिस तरह का फ्रिक्शन चल रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका के खिलाफ रहता है और अमेरिका भारत के साथ रहता है, तो भारत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अमेरिका के साथ रहे। अब भारत अगर अमेरिका के साथ रह रहा है तो ईरान को ये बात खल रही है, ईरान में डॉलर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इन सब दिक्कतों को लेकर भारत और ईरान के बीच में भी क्या है, उनके रिश्तों में भी क्लैशेज आ रहे हैं। वो कह रहा है विल फर्दर डैम्पन, वो और ज़्यादा ख़राब करेगी। फर्दर का मतलब है और ज़्यादा, डैम्पन का मतलब होता है ख़राब करना। वो कैब वाले सेशन में हम अटेंड कर चुके हैं ये वर्ड। फिर क्या बोल रहा है, विल फर्दर डैम्पन, वो और ज़्यादा ख़राब करेगी भारत के मिशन को, उद्देश्य को। और कौन सा मिशन, सेंट्रल एशिया का मिशन। और सेंट्रल एशिया का भारत का मिशन ऐसा नहीं होता है कि वो जाके उनके ऊपर अटैक करेंगे, बट हम क्या चाहते हैं, हम इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो उद्देश्य है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा, दुष्प्रभावित होगा। इन सम, अगर मोटा मोटा देखा जाए या हर चीज़ को कैलकुलेट करके एक साथ बोला जाए, दिस इज परहैप्स, ये शायद क्या है, द एंड ऑफ द रोड फॉर न्यू दिल्लीज नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल फॉरेज। ये एक अंत है, किस रास्ते का, उस रास्ते का अंत है न्यू दिल्ली के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल फॉरेज के नज़रिए से अगर आप देखें तो। फॉरेज का क्या मतलब होता है, किसी भी तरह के होने वाले हमले, लेकिन फॉरेज को बहुत ज़्यादा हमलों से आप अगर देखें तो उससे ज़्यादा आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एक्सरसाइजेज ले सकते हैं। एक्सरसाइजेज यानी कि किसी भी तरह की, अगर वो इकोनॉमिकली हो रही हैं तब भी आप उनको फॉरेज बोल सकते हैं, अगर आप उनको युद्ध के सेंस में देखें तब भी बोल सकते हैं। तो किसी भी तरह के होने वाले जो एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको ज़्यादा बताता है फॉरेज। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर साफ तौर पे या फिर कलेक्टिवली देखा जाए तो शायद क्या है, ये अंत हो चुका है न्यू दिल्ली के लिए, किसका, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जो उधर हमारा इराक वाला और पाकिस्तान वाला एरिया है, और इधर ईस्ट में जो हमारा चाइना वाला एरिया है, उसके साथ जो हमारे जियो पॉलिटिकल फॉरेज चल रहे थे, उनका अंत हो चुका है। फॉर श्योर, निश्चित ही,
इंडिया नीड्स टू फाइंड अ वे, इंडिया को ज़रूरत है कि वो एक रास्ता निकाले, वे फाइंड अ वे आउट, एक रास्ता निकाले ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया कोई रास्ता निकाले। वन की पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज़ टू क्रिएटिवली डील विद द कॉन्टिनेंटल डायलेमाज, और इसके लिए एक की पार्ट यानी कि एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है इसको हल करने के लिए, और क्रिएटिव तरीके से यानी कि रचनात्मक तरीके से हल करने का एक ये तरीका हो सकता है कि वो क्या करे, डील करे, वो हैंडल कर पाए अपनी कॉन्टिनेंटल डायलेमाज को। और कॉन्टिनेंटल डायलेमा क्या है, जो पाकिस्तान और हमारे चाइना के साथ जो हमारे मतभेद चल रहे हैं, हम उनको क्या है डील कर पाएँ, तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो पाएगा। टू बिगिन विद, और इसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है, न्यू दिल्ली मस्ट सीक, और इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए न्यू दिल्ली को ज़रूरत है किस चीज़ की, कि वो सीख करे, ढूंढे, वेज, उन रास्तों को ढूंढे, टू ब्रेकअप द नट क्रैकर सिचुएशन, जिससे कि वो ब्रेकअप कर पाए, ख़त्म कर पाए, तोड़ पाए ये नट क्रैकर सिचुएशन, यानी कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन जो है वो उसको ख़त्म कर पाए, ये न्यू दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है। नट क्रैकर सिचुएशन आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे होता है ना, नाखून चने चबवा देने वाली सिचुएशन जो होती है, तो इतनी मुश्किल अगर कोई सिचुएशन है तो भारत के लिए, न्यू दिल्ली के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की सिचुएशन का समापन करे, उसको ख़त्म करे। फिर बोल रहा है दैट द पाकिस्तान एंड चाइनीज़ स्ट्रेटजीज हैव फोर्स्ड इंडिया इनटू, और किस तरह की नट क्रैकर सिचुएशन की बात कर रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान ने और चाइना ने अपनी नीतियों के साथ भारत को धकेल दिया है। फोर्स्ड इनटू की बात कर रहा है, धकेल दिया है। आगे बढ़ते हैं। टू डू सो इंडिया वुड नीड टू डील विद द कंपैरेटिवली ईजियर पार्ट फर्स्ट, ऐसा करने के लिए इंडिया को पहले डील करना पड़ेगा। नीड टू, इंडिया को आवश्यकता है कि वो डील करे पहले किसके साथ, कंपैरेटिवली ईजियर पार्ट के साथ, यानी कि तुलनात्मक रूप से आसान पक्ष के साथ इंडिया पहले डील करे। हमारे दो पक्ष यहाँ पे क्या चल रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, एक चाइना एक पाकिस्तान, तो भारत को इस समय ज़रूरत है शुरुआत करने के लिए, शुरुआती तौर पर भारत क्या कर सकता है, पाकिस्तान के साथ जो है डील कर ले, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, ईजियर पार्ट है, बोल रहा है ना द पाकिस्तान फ्रंट। तो शुरुआत करने के लिए, चीज़ों को नट क्रैकर करने, सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए भारत को ज़रूरत है एक नीति बनाने की, और इसकी वो शुरुआत कर सकता है कंपैरेटिवली ईजियर, जो आसान हमारा पक्ष है, और वो क्या है, पाकिस्तान वाला। प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान फ्रंट कुड बी ईज्ड बाय एड्रेसिंग द कश्मीर क्वेश्चन विद इस्लामाबाद। अब ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है फ्रॉम द पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के पक्ष द्वारा डाला गया ये जो दबाव है, कुड बी ईज्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बाय एड्रेसिंग द कश्मीर, और जिससे उसमें, और कैसे हल कर सकते हैं, बाई लिखा हुआ है, कैसे सोल्यूशन बताया है कि हम एड्रेस करें, यानी कि साफ तौर पर सामने रखें किस बात को, कश्मीर के क्वेश्चन को, यानी कि कश्मीर को लेकर जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सामने रखें, किसके सामने रखें, विद इस्लामाबाद, यानी कि इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, इस दबाव को अंत करने की शुरुआत हम कर सकते हैं अगर हम क्या करें, सामने रखें इस्लामाबाद के, क्या सामने रखें, क्वेश्चन कश्मीर के ऊपर, यानी कि भाई आपको क्या दिक्कत है कश्मीर के अंदर, अगर हमने 370 हटा दिया है, आपका क्या मसला है, तो ये चाहिए कि इस्लामाबाद के साथ साफ तौर पर डिस्कस किया जाए। फिर बोल रहा है क्रिएटिंग अ मॉडिकम ऑफ नॉर्मेलिसी ऑन द LOC बाय एक्टिवेटिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म सच एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हॉटलाइन इज अनदर वे टू डील विद द पाकिस्तान फ्रंट। बोल रहा है क्रिएटिंग अ मॉडिकम, मॉडिकम का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को मध्यम करना, कम कर देना, या मिनिमम कर देना, या नीचे ले आना। तो क्रिएटिंग अ मॉडिकम यानी कि एक शुरुआत कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं मॉडिकम ऑफ नॉर्मलसी, यानी कि थोड़ी सी नॉर्मलसी हम बना लें। मॉडिकम ऑफ नॉर्मलसी का मतलब है थोड़ी सी नॉर्मलसी, नॉर्मलसी का मतलब सामान्यता से है, यानी कि थोड़ी सी क्या है, नॉर्मलसी, सामान्यता को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर बनाने के लिए, LOC पर, बाय एक्टिवेटिंग, कि हम एक्टिवेट करें बहुत ही साफ तरीके से या तेज़ी से जो है हम शुरुआत कर दें एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म की, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है, हमको ज़रूरत है कि हम उनकी बहुत तेज़ी से क्या करें, शुरुआत कर दें। मैकेनिज़्म का मतलब है सिस्टम से, तो हमें क्या ज़रूरत है कि LOC पर जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है, जो हमारे सिस्टम्स चलते रहते हैं, ज़रूरत है कि हम उनको तेज़ी से इस समय शुरू करें, रन करें, सच एज, और उस तरह के एक मिशन की बात यहाँ पे कर रहा है, वो क्या है, DGMO है। हॉटलाइन इज अनदर वे, अब बोल रहा है कि जो हमारा हॉटलाइन इज़ अनदर वे, यानी कि ये एक दूसरा तरीका है। एक तो ये है कि जो हमारा मैकेनिज़्म है वो चलता रहे, और दूसरा ये है कि हॉटलाइन को हम क्या करें, सख्त और सीधा तरीका अपना लें, और वो क्या हो सकता है, वो जैसे अटैक कर दें।
टू डील विद द पाकिस्तान फ्रंट, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं पाकिस्तान फ्रंट के लिए। बोल रहा है कि इस तरह की नट क्रैकर सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए भारत को ज़रूरत है कि वो कंपैरेटिवली ईजियर पार्ट को यानी कि पाकिस्तान को पहले टैकल कर ले, और पाकिस्तान द्वारा बनाए जा रहे प्रेशर के लिए सबसे पहले ये बात है कि आप भाई उनके ऑफिस में जाकर उनकी गवर्नमेंट से बात करिए कि आपको कश्मीर के ऊपर क्या मसला है। तो इससे क्या है, चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, और इस थोड़ी सी सामान्य सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए भारत क्या कर सकता है, जो उनका मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यानी कि बातचीत वाला, वो उसको रन करा दें। और दूसरा वो ये कर सकते हैं कि एक सीधा रास्ता अपना लें कि अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हम अटैक कर देंगे, और ये जो दोनों तरीके हैं वो अपना सकते हैं पाकिस्तान फ्रंट को टैकल करने के लिए। फिर बोल रहा है हाउएवर देयर इज़ अ लिटिल एपेटाइट इन न्यू दिल्ली टू डू सो, हालांकि हमें ऐसा लगता है यानी कि इनको ऐसा लगता है या ऐसा देख रहे हैं ये, हालांकि देयर इज़ अ लिटिल एपेटाइट यानी कि बहुत ही कम जो है तीव्र इच्छा है, बहुत ज़्यादा कोई खास इच्छा नहीं दिखती है न्यू दिल्ली में ऐसा करने के लिए। फिर बात कर रहा है सो unless there is a political will in New Delhi to put in place a strategy to address the Pakistan front, there will be little respite from the nutcracker situation that it faces today. So इसलिए unless जब तक कि नहीं कर पाएगा, there is a political will, जब तक कि कोई एक पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा विल नहीं है न्यू दिल्ली के अंदर कि वो क्या करे, टू पुट इन प्लेस, कि वो अपनी स्ट्रेटजी को, वो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को जो है सामने रखे, स्थापित करे, किस चीज़ के लिए, जिससे कि वो एड्रेस कर पाए पाकिस्तान फ्रंट को। देयर विल बी लिटिल रेस्पाइट, हमें शायद ही कोई थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी इस तरह की नट क्रैकर सिचुएशन से, बहुत ही मुश्किल स्थिति से दैट इट फेसेस, जो कि भारत इस समय फेस कर रहा है। यानी कि जब तक कि बहुत खास अच्छी पॉलिटिकल विल नहीं होती है, न्यू दिल्ली एक स्ट्रेटजी नहीं बनाती है चीज़ों को डील करने के लिए, तब तक शायद ही हम किसी तरह से जो है राहत में आ पाएंगे। और किस चीज़ से राहत की बात कर रहा है, जो इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन इंडिया फेस कर रहा है। फिर कह रहा है एंड येट, लेकिन फिर भी इट इज़ टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू थिंक बियॉन्ड इट्स कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी, और इसलिए इस समय आ चुका है कि भारत क्या करे, अपनी कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के ऊपर जाकर सोचे। फिक्सेशन का मतलब है जिस तरह से कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी को लेकर उनके निर्धारण हैं, उनके आगे जाकर सोचे, इसका समय आ चुका है। दैट्स इट, ये था हमारा एडिटोरियल। आई गेस कि आपने चीज़ों को जो है अच्छे से समझा हो, और मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपको बताई है, जैसे कि आपको पैसेज जो है वो समझ में आने लगे कि क्या बात वो कहना चाह रहा है। कई बार ऐसे टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, तो हम उसमें पजल होके रह जाते हैं कि बार बार कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी आ रहा है बट कोई ये नहीं बता रहा है कि कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है क्या। तो वो मैंने आपको बता दी है। अब आप इस तरह से अपने पैसेज को पढ़ना शुरू करिए और फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बिफोर आई साइन ऑफ, मैं हर दिन की तरह आपसे कहती हूँ कि चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का और वोकैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का। उन दोनों को एक्सेस करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, उससे आपकी जो है लिमिटेशन वो वास्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, आप हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। और क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं 10 बजे वाले सेशन में, जिसमें कि हम वोकैब डिस्कस करेंगे और उसको ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि 10 दिन हर वर्ड, तो 10 दिन में 100 वर्ड और 30 दिन में कितने वर्ड, 300 वर्ड्स। तो इसको ज़रूर अटेंड करिए। 10 बजे वाले सेशन में मिलते हैं।